गेट खोला है और मैं मम्मी पापा के साथ पास भाग के गई हूँ कि मैं सीएमए बन गई, मैं सीएमए बन गई ना। सर ने कहा है सेजल, आप सेलेक्ट हो गए, आप किसी और कंपनी के लिए आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। एंड मैं बस उस लाइन से उठ के भागी हूँ। आई मेट माई फ्रेंड्स, आपसे मिली मैं, एंड देन फिर वही वो वापस से वो रोना। आपने अभी बात करी कि आप मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं और इन्फ्लुएंसिंग से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि एक सीएमए सेजल कहलाना या एज ए मॉडल सेजल कहलाना क्या अच्छा लगता है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आज हमारे साथ में है सीएमए सेजल राज, जो कि अभी पोस्टेड है फिलहाल वेदांता कंपनी के अंदर, और इनका इनिशियल पैकेज था 14 लाख रुपीज पर एनम। तो सीएमए बनने के बाद में और कैंपस प्लेसमेंट में प्लेस होने के बाद में कैसी फीलिंग रहती है, क्या जर्नी रहती है, ये अपना लाइफ आफ्टर सीएमए का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें ऑलरेडी दो जो है हमारे इंटरव्यूज आ चुके हैं। फर्स्ट संयम का, जिनका 22 लाख का पैकेज था। उसके बाद में जो है एक और इंटरव्यू आ चुका है, उनका भी 22 लाख का ही पैकेज रहा हुआ है। तो दो 22 लाख के पैकेजेस आ चुके हैं। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी सीरीज में, और आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं सीएमए सेजल राज, जिनसे हम जानने वाले हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे रिगार्डिंग कैंपस प्लेसमेंट। सेजल एक ऐसी स्टूडेंट रही है जिसको मैंने फाउंडेशन से देखा है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल और देन प्लेसमेंट। और आज 1 to 1 हम इंटरव्यू कर रहे हैं। वैसे जूम पर हम क्लास के लिए मिले थे और आज इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। तो सेजल, अगर हम शुरू करें तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि एक सीएमए बनने की वो दिन याद करो जिस दिन रिजल्ट आया था, क्या फीलिंग होती है? हेलो सर, हेलो एवरीवन। एक तो मुझे ये यहाँ पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच, बिकॉज पिछले 6 महीने में इतनी बात कर नहीं पाई हूँ मैं हम्म। फीलिंग्स के बारे में। पर हाँ, आई रिमेम्बर कि हमारी डेट जो डिसाइडेड थी रिजल्ट की, वो एक दिन बाद की डेट थी। एंड देन सडनली वी गॉट अ नोटिफिकेशन रात में ही कि अरे रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब मेरी तो धक धक शुरू, ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या होगा, बिकॉज हम थे भी मतलब कोविड बैच वाले, काफी स्ट्रगल वाला बैच था। पढ़ाई भी वैसी ही हुई। एंड देन अटेम्प्ट पोस्टपोन होते 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 फिर फाइनली अटेम्प्ट हुआ था। तो देन मैं अलग से रूम में चली गई। मैंने कहा मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, पहले मैं देख लेती हूँ क्या रिजल्ट है। और मैंने पूरा स्कोर कार्ड कुछ नहीं देखा, सिर्फ नीचे वो कलरफुल लिखा हुआ आया था कंप्लीटेड, वो छोटा सा साइन बना हुआ होता है। और वो देखने के बाद मैंने मेरे मार्क्स तक नहीं देखे। मैं बाहर, मैंने यूं गेट खोला है और मैं मम्मी पापा के साथ पास भाग के गई हूँ कि मैं सीएमए बन गई, मैं सीएमए बन गई ना। आई रिमेम्बर कि एटलीस्ट फॉर लाइक आर और सो मैं बस कूद रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। मेरे मम्मी पापा चिल्ला रहे थे, रो रहे थे कि फाइनली फाइनली। तो 2 घंटे तक मैंने रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स तक नहीं देखे थे। इट वाज जस्ट दैट कि मेरे नाम के आगे फाइनली सीएमए जुड़ चुका है। दैट फीलिंग, मतलब आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स, मैं बता रही हूँ तो। तो एक नया नाम जो आपको है सीएमए सेजल राज सुन करके ही एक प्राउड फीलिंग आती है कि हाँ, कुछ ऐसा करा है जिसने नाम बदला है। अच्छा, हम अपनी सीएमए जर्नी के, जैसे आपने कंप्लीशन की बारे में बताया, किसी ना किसी दिन एंट्री लेने की भी सोची होगी। वो कौन सा ऐसा पॉइंट था या कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने आपको सीएमए के बारे में सजेस्ट किया था? यस, सो आई रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज इन 11th 12th, तो कॉमर्स लेने के बाद इट वाज लाइक कि मैं सीएस करूंगी। तो आई वाज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स सीएस। बट मेरे आई गेस प्री बोर्ड्स के टाइम पे 12th में मेरे कोचिंग वाले सर ने ही टोल्ड मी, आई गॉट टू नो अबाउट सीएमए एंड ही टोल्ड मी कि देयर वाज दिस वन स्टूडेंट ऑफ माइन जिन्होंने किया था। एंड बहुत जल्दी बहुत अच्छी जगह पे है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट एज कंपेयर टू सीए आपकी टाइम एनर्जी काफी हद तक सेव होती है। इफ यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर डेडिकेटेड, तो यू विल रिसीव अ वेरी गुड थिंग विद सीएमए जल्दी एज कंपेयर टू सीए। तो मैंने कहा कि एक बार इस ऑप्शन को डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज सीएस तो सब लोग जानते हैं कि प्रॉपर थ्योरी है। एंड उतनी थ्योरी मैं थोड़ी रिलक्टेंट भी थी कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए।
तो मैं सबसे पहले सीएमए इंस्टीट्यूट गई, जयपुर चैप्टर। एंड वहां पे सर मिले, पीडी अग्रवाल सर से। आई रिमेम्बर कि मेरी सबसे फर्स्ट कन्वर्सेशन हुई थी। एंड सर ने यही तीन चार बातें बोली कि देखो बेटा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, जयपुर छोड़ना पड़ेगा, बट अगर कर लोगे तो 3 to 4 years में लाइफ सेट हो जाएगी। एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड उन्होंने वो लीफलेट दिया, मैंने थोड़े से कोर्सेज गो थ्रू किए, मतलब सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं। तो इट वाज अ मिक्सचर, अकाउंट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, एवरीथिंग वाज देयर। तो मुझे ये फीलिंग आई कि दिस इज समथिंग विच आई कैन परस्यू, कि मैं थ्योरी से बोर होंगी तो मैं प्रैक्टिकल पे भी जा सकती हूँ, प्रैक्टिकल से बोर होंगी तो थ्योरी पे भी आ सकती हूँ। तो दिस इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो मैं अपनी लाइफ में आगे मुझे लगता है कि मैं परस्यू कर सकती हूँ। तो मैंने उसके बाद मैंने फिर सीएस इंस्टीट्यूट जाने का भी नहीं सोचा। दैट एंड देयर ओनली आई डिसाइडेड कि मैं यही करूंगी। एंड मैंने फिर फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। ओके। सो सेजल, जब आप इस कोर्स में एंट्री ली थी, और एंडिंग, 2 पॉइंट तो हम जान चुके हैं कि कहाँ से एंट्री हुई, एंडिंग किस तरीके से रही। अब जानते हैं इस जर्नी के बारे में कि ये जो जर्नी थी, ये जर्नी कैसी रही आपने, क्योंकि फाउंडेशन दिया, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पर हम आते हैं। तो आपने कैसे एग्जाम्स दिए थे, सिंगल सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप्स करके? नहीं सर, इंटर एंड फाइनल दोनों टाइम पे, थ्रू आउट द जर्नी मेरे दिमाग में कभी ये चीज क्लिक भी नहीं की कि मुझे सिंगल ग्रुप देना है। उसके दो बहुत मेजर रीजंस थे, एक्चुअली तीन बहुत मेजर रीजंस थे। फर्स्ट, कि मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि आई एम केपेबल इनफ कि आई क्लियर ऑल द एग्जाम्स। आई डोंट नो अबाउट रैंक, बट आई डेफिनेटली क्लियर बोथ ग्रुप्स इन वन अटेम्प्ट। सेकेंड वॉज कि आप थे एंड देयर वर फ्यू टीचर्स और जो काफी सपोर्टिव थे चीजों को लेकर। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो मुझे पता था कि आई विल गेट अ पुश, कोई ना कोई हेल्प कर देगा कहीं पे भी अटकूंगी तो। एंड द थर्ड रीजन वॉज कि डेफिनेटली वो एक रैंक का चांस रहता है, वो जो एंड गोल होता है कैंपस में बैठने का, वहां पे एक प्रिविलेज रहती है फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप वालों को। तो ये चीजें थी, बिकॉज एंड गोल तो वही होता है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। तो मैंने हमेशा से मतलब बोथ ग्रुप ही ऑप्शन में रखा, कभी भी सिंगल ग्रुप ऑप्शन में नहीं रखा। अच्छा, जैसा कि आपने रैंक की बात करी, रैंक हाँ, की और आपकी क्या स्टोरी है? रैंक की और मेरी स्टोरी तो सर आप तो बहुत फेमिलियर है। आई मीन, मेरी इंटर में और फाइनल में दोनों में इट वाज लाइक कि मैं बस बिल्कुल बॉर्डर लाइन तक पहुंच के बट क्रॉस नहीं कर पाई। बोथ द टाइम्स दिस हैपेंड। सो आई रिमेम्बर इंटर के टाइम पे तो इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। मेरे 4 मार्क्स से रैंक रही थी उस टाइम पे, एंड फाइनल में मेरी 3 मार्क्स से रही थी। तो इंटर के टाइम पे आई रिमेम्बर कि पास होने की खुशी इतनी फील ही नहीं कर पाई मैं खुद को ये नहीं देख पाई कि वो कुछ 12-13% ही पास हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना, या क्लियर हो गए हैं, आगे जा सकते हैं। मैं मतलब कुछ 80% से आगे हूँ, 85% लोगों से आगे हूँ, वो मुझे नहीं दिख रहा था। तो मैं ये देख पा रही थी कि अरे वो जो 50 आते हैं ना टॉप के, मैं उनसे पीछे रह गई। तो मैं 2-3 दिन बहुत I wasn't able to enjoy the happiness. Then casually I accepted the fact and मैंने ठीक है, मैंने then celebrate किया, ठीक है। बट फाइनल के टाइम पे when the same thing happened and I saw कि 3 मार्क्स से ही रैंक रही है, तो उस टाइम सेकेंड टाइम पे उतना हिट नहीं किया। आई न्यू कि मैंने मेरा 100% दिया था एंड बिकमिंग अ सीएमए, वो जो खुशी थी उस टाइम पे, फिर मेरे लिए वो खुशी ज्यादा थी। एंड वो छोटी सी चूक, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, समटाइम्स इट्स लक, समटाइम्स मेहनत नहीं करी होगी उतनी, तो इसीलिए। तो रैंक का इतने पास से रह जाना, और आप जब हाँ। आप अब एक फेज कैंपस प्लेसमेंट पूरा फेस कर चुके हो, जितनी भी आपने प्रिपरेशन करी, जो आपका एकेडमिक था, उन सब का रोल रहा हम्म कहीं ना कहीं, हम्म। लगता है आपको रिग्रेट होता है कि रैंक होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। बिकॉज हाँ, मुझे ऐसा लग तो रहा था कि अरे मेरी ना शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आ रही है एक दो कंपनीज में, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एक दो कंपनीज में बैठने की। बट वेदांता में आई गॉट सेलेक्टेड, मतलब आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु पास मेरे चैप्टर की, मैं मतलब नॉर्थ कैंपस की बात कर रही हूँ, वहां पे 40 स्टूडेंट्स में से जीडी के बाद 20 बचे। देन जीडी के बाद सिर्फ मतलब 20 में से भी इंटरव्यू में 10 का ही सिलेक्शन हुआ।
जिस 10 में से आई रिमेम्बर कि अराउंड 8-9 वर रैंक होल्डर्स एंड 2-3 पीपल, लाइक 10-12 का सिलेक्शन हो, उसमें से 2-3 वर फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट. सो आई फील लाइक कि इवन आफ्टर यू आर नॉट गेटिंग रैंक, कैंपस में आपको अपनी एक्सीलेंस शो करने का एक फेयर मौका मिलता है. तो मुझे रेग्रेट नहीं है. आई वॉज एबल टू सिक्योर समथिंग विच रैंक होल्डर्स ऑल्सो डिड. तो ठीक है, एंड गोल अगर वहीं पहुंच गई जहां वो लोग भी हैं, तो मुझे रिग्रेट नहीं. I remember the point you got selected in Vedanta. I was there over there. Yes. तो जब सिलेक्शन होता है किसी कंपनी में, एक तो पास होना और एक फाइनली सिलेक्ट होना, वो हाँ. मोमेंट क्या रहता है, कैसे पता चला था उसके बारे में, और क्या उसके बाद में क्या फील थी, और घर पे क्या रिएक्शन थे, कैसे बताया उसके बाद? मतलब सर, मुझे एक तो मैं ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ, मेरी पूरी थ्रू आउट सीएमए जर्नी आई फील एकदम ड्रामेटिक रही है. मतलब वी कैन मेक अ वेब सीरीज ऑन इट. मेरे कैंपस के टाइम पे भी इवन ऐसा हुआ था कि सारे रैंक होल्डर्स के बाद लाइक विद इन 10-15 मिनट्स कॉल आ जा रहा था. सो आई लॉस्ट माई होप. Interview, even after I gave the interview was really nice. Matlab, me and the jury members, we were laughing and talking about stuff, so things were really nice. Still, जब मेरे पास 15-20 मिनट्स में आफ्टर इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो मैं दूसरी जिस कंपनी के लिए शॉर्ट लिस्टेड थी, मैं उसकी लाइन में ऑलरेडी इंटरव्यू देने के लिए बैठ चुकी थी. मैंने वेट किया, मैंने गुड 20-30 मिनट्स दिए. आई टुक माई टाइम एंड मैं बैठ गई. मैंने कहा नहीं होगा, कोई बात नहीं, जाने देते हैं. समवेयर मुझे पता था कि आई वॉज हर्ट अबाउट इट, बट मैं उस टाइम उसको ओवर पावर नहीं होने दे रही थी, अदरवाइज मैं बाकी इंटरव्यूज नहीं दे पाती. बट देन उस लाइन में ही बस मेरे नंबर, आई गेस 2-3 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट जिनके बाद मेरा नंबर आता फॉर द इंटरव्यू, एंड तभी मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया. एंड आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट न्यू कि ये बस सीएमए इंस्टीट्यूट से ही है. मैंने उठाया है, सर ने कहा है सेजल आप सेलेक्ट हो गए, आप किसी और कंपनी के लिए आप इंटरव्यू नहीं दे सकते. एंड मैं बस उस लाइन से उठ के भागी हूँ. आई मेट माई फ्रेंड्स, आपसे मिली मैं, एंड देन फिर वही वो वापस से वो रोना. इतनी देर तक मैं रोई हूँ, जाके घर वालों को बताया. एंड एवरी वन वॉज लाइक कि जो मैं चाहती थी वो मुझे अचीव हो गया. मैंने मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू दिया, मैं पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई. आपसे भी मेरी बात होती थी, तो हम हमेशा चाहते थे कि हाँ ठीक है मैं वेदांता में, आप भी चाहते थे मैं वेदांता जाऊं, मैं भी चाहती थी, एंड वो हुआ. तो इट वाज लाइक कि जो गोल सेट हुआ था, जो टारगेट सेट हुआ था, उसी बेंचमार्क पे रही. तो दैट वाज वेरी गुड. सेजल, एज यू नो एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सीएमए कोर्स के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए और इस लेवल का पैकेज लगना कितना मैटर करता था आपके और आपकी फैमिली के लिए? तो बहुत ज्यादा. इफ मैं थोड़े पर्सनल टर्म्स पे बात करूं, तो जरूरत थी बहुत ज्यादा. मतलब मी बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, हम न्यूक्लियर फैमिली भी है, काफी दूर रह रहे हैं हमारे होम टाउन से, एंड एज सच कोई बहुत प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है. उस सिचुएशन में इस टाइम तक ये था कि अब पापा को मैं थोड़ा रिलैक्स करते हुए देखना चाहती थी. अब मैं चाहती थी कि मेरे घर वाले फ्रीली बैठ सके और उनको ये पता हो कि ठीक है, हर महीने की 30 या 31 को इतना अमाउंट तो अब आएगा ही हमारे पास. सो वी आर फाइनेंशियली सिक्योर्ड. वो बहुत जरूरी था. इट वॉज इम्पोर्टेंट. मतलब फाइनेंशियली तो जरूरी था, इट वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इमोशनली. क्योंकि अब मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा और टेंशन ले. बिजनेस है, पापा बिजनेसमैन है, तो काफी ना अनसर्टेनिटी होती थी कि कभी किसी महीने में इतने आएंगे तो कभी किसी महीने में कम भी आ सकते हैं. बट नाउ ही नो कि इतने तो आएंगे ही. इज वेरी टेंशन फ्री. एंड अब तो प्रॉब्लम्स तो दूर हुई ही, प्लस हम अपने उससे ऊपर बेसिक नेसेसिटी से ऊपर शौक अरमान सब पूरे कर पा रहे हैं. तो वो बहुत अच्छी चीज है. मेरा टारगेट था कि मुझे विद इन 6 मंथ्स मुझे आईफोन लेना है. मैंने आईफोन ले लिया मेरा. तो ये कुछ चीजें हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको पहले तो. थैंक यू सो मच सर. ज्यादातर यंगस्टर आज के टाइम पे सबसे पहला काम यही करते हैं.
तो वो मैं मेरा सपना काफी टाइम से था, मतलब मैं पिछले 4-5 साल से, क्योंकि आप जानते हो कि मैं मॉडलिंग इन्फ्लुएंसिंग में हूँ। तो वो 4-5 साल से था कि एक आईफोन हो, मैं वो उस पैशन को भी थोड़ा अच्छे से कर पाऊं, बट नहीं हो पा रहा था। बट नाउ माय प्रोफेशन हेल्प मी टू ऑल्सो यूज गुड थिंग्स इन माय पैशन, एनकरेज माय पैशन। तो दोनों का बैलेंस अब अच्छा हो गया है, वो तो है। कहीं ना कहीं आपने इंडियन सोसाइटी के इस मिथ को कि बेटियां बोझ होती है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा है, ब्रेक किया है और दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि बेटियां कुछ नहीं करती है। आज एक बेटी होते हुए, सिंगल चाइल्ड होते हुए भी आप आपकी पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हो और उनको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। ऑल्दो अपनी फैमिली से दूर रहना कहीं ना कहीं जो है एक मन में रहता है कि रात को घर जाने की खुशी अलग होती है। हाँ, थोड़ा दूर रह रहे हैं लेकिन इतना भी दूर नहीं हो। आप भी दिल्ली में ही हो, आप हाँ। तो आ सकते हो, ये इसके लिए लकी मानिए, नहीं तो कई लोग बैंगलोर, हैदराबाद, साउथ इंडिया तक भी जाना पड़ता है। आपने अभी बात करी कि आप मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं और इन्फ्लुएंसिंग से जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि एक सीएमए सेजल कहलाना या एज ए मॉडल सेजल कहलाना क्या अच्छा हम्म। लगता अ, सही बताऊं तो दोनों चीजें ना अपने अपने पर्क्स के साथ आती है। मैं ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लगता है मेरी सीएमए जर्नी में मेरे मॉडलिंग ने उतना ही हेल्प किया है जितने मेरी मॉडलिंग जर्नी में मेरे सीएमए ने किया है। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन इतना यूनिक है कि दोनों सेक्टर्स में मुझे बहुत रिकॉग्निशन मिली। मैं लोगों से स्टैंड आउट कर पा रही थी कि अरे फैशन इंडस्ट्री में होके भी सीए कर रही है, इतना डिफिकल्ट कोर्स, सीएमए कर रही है, इतना डिफिकल्ट कोर्स। या फिर सीएमए जैसे डिफिकल्ट कोर्स में होके भी शी इज फॉलोइंग हर पैशन, शी इज डूइंग मॉडलिंग, शी इज डूइंग शूट्स। तो वो काफी अलग तरीके से मुझे एक रिकॉग्निशन देता है। तो मैं कहती हूँ कि दोनों साथ में मैं कहलाती हूँ ना कि यार सीएमए है लेकिन स्टिल मॉडलिंग कर रही है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों का अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे चला जाना, सेजल से पूछ सकते हो, सीएमए सेजल राज। और बहुत सारे मैसेजेस आपको आने वाले हैं, उनके जवाब भी देने पड़ेंगे फिर आपको। डेफिनेटली तो सर। जरूर से जाइएगा इंस्टाग्राम पर और सेजल से जरूर से अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेजल। अब जानते हैं कि आपकी स्कूलिंग जर्नी कैसी रही। आप स्कूल के टाइम पर किस टाइप के स्टूडेंट थे, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी और किस टाइप के स्टूडेंट आप हुआ करते थे? क्या आप एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे या एक एवरेज स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज थे? किस टाइप के आपके मार्क्स आते थे उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके। तो मेरी पूरी एंटायर स्कूलिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 12th सुबोध पब्लिक स्कूल से हुई है, जयपुर में ही। थोड़ी सी, मतलब मैं खुद को बहुत इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कहूंगी, बट येस आई वॉज द स्टूडेंट जो यूजुअली 90% अबव स्कोर करती थी। तो मेरा थ्रू आउट स्कूल रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। एंड मेरे 10th में भी 90% अबव थी, 12th में भी 90% अबव थी। एंड यस, डेफिनेटली ये जो को करिकुलर्स में इन्वॉल्व होने की जो क्वालिटी है मेरी, ये मेरे बचपन से ही रही है। आई रिमेम्बर कि मैं, मतलब आई हैव अ बंच ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑफ विनिंग इन मल्टीपल, मतलब वेरियस कॉम्पिटिशन्स, क्रिएटिव्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया, तो ये छोटी मोटी चीजें, डांस हो गया। एंड इनफैक्ट डांस के बारे में भी आप जानते हैं कि आई यूज टू हैव अ यूट्यूब चैनल। इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल, बट हाँ, वो भी मैंने काफी फॉलो किया है। तो स्कूल टाइम पे डांसिंग वाज माय फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, कि अगर को करिकुलर में सेजल का नाम कहीं आएगा तो वो डांसिंग में आएगा। तो ये चीज थी। बट हाँ, स्कूल में मतलब अकेडमिक्स वाइज आई वाज अ गुड स्टूडेंट, नॉट टॉपर, बट 90% अबव मैं स्कोर कर लेती थी। इवन आई रिमेम्बर आई स्किप्ड माई 5th क्लास बिकॉज 4th क्लास में आई स्कोर्ड रियली गुड एंड माई टीचर्स रिकॉग्नाइज्ड कि हाँ, मतलब शी इज केपेबल इनफ कि शी कैन स्किप अ क्लास। तो मैंने वो 1 साल वहां पे भी सेव किया है अकेडमिक्स वाइज। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, को करिकुलर में आपने पार्ट लिया है। क्या लगता है आपको को करिकुलर एक्टिविटीज कितना मैटर करती है? और जो आप कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम के भी पार्ट थे, तो उसने किस तरीके से आपको हेल्प किया ये चीज अचीव करने में जो आपने प्लेसमेंट पाया है? सर काफी ज्यादा। एंड इनफैक्ट मतलब सीएमए के साथ मेरा को करिकुलर मेंटेन करने में आपने मुझे बहुत पुश किया है, आई रिमेम्बर दैट। मेरा कोई स्टेज फेयर नहीं था, मेरा लोगों के सामने बोलने का कोई डर नहीं था। देन
I was confident enough कि that I am capable of doing something. I am good enough. एंड जब आप कुछ भी को करिकुलर में इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपको पता होता है कि अपने आप को सामने वाले को ना प्रेजेंट कैसे करना है, हाउ टू डिस्प्ले योर सेल्फ इन वन मैनर और अनदर। तो मुझे लगता है कि मेरे को करिकुलर्स ने उस हिसाब से तो मुझे बहुत हेल्प किया। प्लस मेरे इंटरव्यू में मैंने मेरी मॉडलिंग की इन्फ्लुएंसिंग की चीज सीवी में मेंशन करी थी, एंड मेरे इंटरव्यू में उसके लिए क्वेश्चंस आए, एंड दैट वाज द ओनली मोमेंट। वही एक चीज थी जिसके कारण मैं और जूरी मेंबर्स बात कर रहे थे एंड हंस रहे थे। दे वर क्वेश्चनिंग अराउंड माय मॉडलिंग, तो दे वर इम्प्रेस्ड। तो वो एक चीज थी जिससे मुझे एक पूरे होल बंच ऑफ क्राउड से स्टैंड आउट करवाया। मैं कहती हूँ कि वहां पे 10 रैंकर्स होंगे, वहां पे 50 रैंकर्स होंगे, बट मॉडल एक ही थी। सो दैट इज समथिंग विच इज यूनिक। दैट्स ग्रेट। अब बात करते हैं कि जो आपने प्रिपरेशन करी सीएमए के बाद में, वो प्रिपरेशन कैसे करी, आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी और किस तरीके से आप फाइनली कैंपस में जाने से पहले आपने क्या क्या किया ताकि ये पैकेज आपको मिल पाए। ओके, तो मतलब एग्जाम जैसे ही क्लियर हुआ था उसके बाद वी गॉट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ज्यादा वक्त नहीं मिलता है, तो हमने इमीडिएटली मैंने आपके साथ रजिस्टर कर लिया था ज्ञान सागर क्लासेस में, एंड हमारी क्लासेस चलती थी। एंड प्लस चैप्टर भी कंपलसरी सीपीपी करवाता है जो कि अटेंड करना पड़ता है। तो हम दोनों अटेंड करते थे, मॉर्निंग टू इवनिंग वो क्लास चलती थी, एंड देन उसके बाद मैं ज्ञान सागर आके क्लासेस लेती थी। तो मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी सी थी कि मैं एक ही रजिस्टर रख रखा था मैंने, जिसमें मैंने मेरा एकेडमिक्स में मुझे क्या स्ट्रॉन्ग करना है वो, मुझे एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या स्ट्रॉन्ग करना है वो, एंड कंपनी स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो कंपनीज मैं टारगेट कर रही हूँ उससे रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने उस एक रजिस्टर में ही मेंटेन कर रखा था। एंड आई यूज टू गो थ्रू एवरीथिंग। तो मुझे ये फील होता है कि एचआर पार्ट मैंने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लिया था, दैट वाज रियली इजी टू ग्रैब। वो स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर मैंने मेरा एकेडमिक्स एंड कंपनी प्रोफाइल पे थोड़ा 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 वर्क करती रही। मैं ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जिस लेवल की आप पढ़ाई फाइनल या इंटर के एग्जाम के टाइम कर रहे होते हो रात रात भर जाके 12 आवर्स लगा के, वो रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं होता है। आई फील कि आपने एंटायरली जो 3 साल किया है ना, वही आपको इवेंचुअली हेल्प करेगा आपके कैंपस को क्रैक करने में। इट्स जस्ट दैट ही यू शुड नो द बेसिक्स। वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कैच अप करने हैं, और स्पेसिफिकली जो लोग आपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, ये पूछा गया, ये पैटर्न है, उसको जरूर फॉलो करना है। देन जीडी होता है, तो जीडी के लिए भी मैंने करंट अफेयर्स के जो छोटे मोटे टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा चर्चा में होते हैं उस टाइम पे, वो थोड़े बहुत ध्यान रहता है। ऐसा भी नहीं कि उसके बारे में आपको बहुत वाइड नॉलेज होनी चाहिए, बट आप अगर जिस्ट जानते हैं ना उस चीज का, तो जीडी भी क्लियर करना इज वेरी इजी। यू शुड नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक। वो थोड़ा क्रिस्प में भी आप अगर जिस्ट बता दोगे तो आप जीडी भी आराम से क्लियर कर सकते। तो मुझे लगा है कि हाँ, कंपेयर टू माय एग्जाम्स मुझे कैंपस के लिए तो कम ही प्रिपरेशन करनी पड़ी। आई रिमेम्बर के जितने ही मॉक जीडी होते थे उनमें आपने अच्छा ही किया था, और हर एक जीडी में आपको एक्सीलेंट ही मिलता था और कुछ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स मिला मिला करते थे। अगर मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बताऊं कि कैंपस प्लेसमेंट में जो भी क्वेश्चंस, जैसा कि सेजल ने बताया कि ये बेसिक्स पर होते हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है और अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अनदर थिंग जो चेक करा जाता है कि एक सिंपल से बेसिक क्वेश्चन में भी आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अगर कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो है तो ज्यूरी मेंबर्स आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, अगेन एंड अगेन उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आप कहीं ना कहीं नर्वस हो। तो नर्वस आपको नहीं होना है। हालांकि अगर आप देखेंगे कैंपस के अंदर तो 60-70% क्वेश्चन आपको पहले से ही पता होते हैं, जो लिस्ट में लिखाए हुए होते हैं वही सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 30% हमारे लिए न्यू होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा मानना है वो है आपका कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। बाकी चीजें उसके साथ साथ में अपने आप हो जाएगी, और वो तभी आएगा जब हमारे पास में नॉलेज होगी कहीं ना कहीं, ये कह सकता मैं बस ये हूँ। ऐड करना चाहती हूँ कि मॉक इंटरव्यू बहुत हेल्प करता है।
मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी थ्रू आउट वो जो भी प्रिपरेशन थी, बट मेरे मॉक में आई रिमेम्बर कि मैं काफी नर्वस हो गई थी। मेरा मॉक का भी इंटरव्यू यूट्यूब चैनल पे है, तो मैं राइट। उसमें काफी नर्वस हो गई थी। बट आई फील कि वो मॉक देने से मुझे पता चल गया था कि क्या वो एक छोटी सी गलती है जो मुझे नहीं करनी है, एंड दैट आई डिड नॉट रिपीट इन माय एक्चुअल इंटरव्यू। तो मॉक बहुत जरूरी है। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने सेजल को नर्वस देखा था और आंखों में आंसू देखे थे। तो कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुंचना, और कोशिश करते हैं ताकि वो फियर पहले ही निकल जाए, अभी आप वो चीजें देख लो, आगे जाकर के कहीं ना कहीं फिर जो है वो अच्छा ही आपको फल देता है। ये बात तो हो गई कि आपकी जर्नी कैसी रही। अब आप सीएमए बन चुके हैं, प्लेस हो चुके हैं। अभी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ आपको पोस्टिंग मिली? तो आई एम वर्किंग इन वेदांता कॉर्पोरेट ऑफिस ओनली। तो मेरा ऑफिस कनॉट पैलेस दिल्ली में ही है, तो मैं नियर बाय ही रह रही हूँ। एंड लोकेशन, तो मतलब आई एम रियली सेटिस्फाइड विद माई लोकेशन बिकॉज मेरा घर जयपुर में है, तो आना जाना इज रियली कन्वीनियंट एंड आई फील लाइक होम। इतना इतना डिफरेंस नहीं। वो मम्मी पापा की कमी फील होती है, बट बाकी डिस्टेंस नहीं है तो हो जाता है मैनेज। तो कनॉट प्लेस, एक पार्टी प्लेसेस भी सारे पास में मिल जाते हैं आपको। तो वो भी हाँ। टेंशन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि आपकी वर्क प्रोफाइल आज आपको किस टाइप का वर्क मिला हुआ है, आपकी वर्क प्रोफाइल आज वेदांता में क्यों है? क्योंकि कभी भी किसी को भी सेम वर्क नहीं मिलता है। अगर 10 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली सीएमए एक ऐसी डिग्री है जो आपको वर्सेटाइल नॉलेज जो है देती है, तो इसलिए आपको अलग अलग डिवीजन और डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। तो आपको क्या वर्क प्रोफाइल दी गई है कंपनी की तरफ से? तो मेरा प्रोफाइल कमर्शियल्स का है। अभी मैं प्रॉपर नेगोशिएशंस हैंडल करती हूँ। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कंपनी को अगर कोई भी नए थर्ड पार्टी वेंडर को ऑनबोर्ड करना है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, हमें ये एक्स वाई जेड चीज परचेज करनी है या एक्स वाई जेड चीज की सर्विसेज चाहिए, तो मैं मार्केट को एक्सप्लोर करने से, 10 वेंडर्स आने से, उनके साथ नेगोशिएशंस करने से लेकर जो बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी के टर्म्स में, एज इन बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है प्लस उसकी प्राइसेस भी बहुत कम्पिटेंट है, उस वेंडर को एम्पैनल करने का कंप्लीट वर्क करती हूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग से लेकर सारा। प्लस मैं ऑडिटर्स के साथ डेली बेसिस पे डील करती हूँ। तो जो भी ऑडिटर्स की क्वेरीज रहती हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस होती है, तो आई एम डीलिंग ऑन डेली बेसिस। उनके क्वार्टरली रिपोर्ट्स आते हैं, वो सब। एंड प्लस जो हम इंटर्नशिप में भी सीखते हैं, एमआईएस की प्रिपरेशन, वो भी मैं करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। जब आप ये सारा वर्क करते हैं तो कौन से सब्जेक्ट की नॉलेज, जैसे अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, क्या आपके ज्यादा काम आता है इन डे टू डे नेचर? सबसे ज्यादा जीएसटी का यूज है, बिकॉज हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज कर रहे हैं। और मैं वेदांता कॉर्पोरेट के साथ भी मल्टीपल वेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करती हूँ, प्लस वेदांता का जो सेक्शन 8 मतलब फाउंडेशन है स्टैब्लिश, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो बाकी वेंडर्स के साथ होते हैं वो क्लोज करती हूँ। हम एनजीओ के साथ डील करते हैं, हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के साथ डील करते हैं। तो इतनी वेराइटी है, और हर सिचुएशन में, हर गुड्स, हर सर्विस में कौन सा टैक्स लग रहा है, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, कैसे इनवॉइसेस रेज होंगे, तो जीएसटी का बहुत ज्यादा यूज है इसमें, मुझे ये फील होता है। और जब आप ऑर्डर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक सीएमए वाला माइंडसेट, कॉस्ट नहीं आती है कि इतनी प्राइस क्योट कर रहे हैं, इनकी कॉस्ट कितनी आई होगी, हाँ, निकाल के हाँ, देखते हैं कुछ? कॉस्टिंग तो सर कोर है। आई मीन वो बोलूंगी नहीं तो भी ऑब्वियस है। यस, हम कॉस्टिंग निकालने के लिए मतलब वी गो टू एक्सटेंड्स। हम लोकेशंस पे जाते हैं, हम चेक करते हैं कहाँ से कहाँ सामान इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है, तो हम जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से ला रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कितनी कॉस्ट है, उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो वो तो मतलब डेली बेसिस का काम है। हर एक डील के साथ कॉस्टिंग तो स्टार्ट टू एंड होती है। राइट, राइट। तो इस प्रोफाइल में कहीं ना कहीं आपको सिर्फ विद इन कंपनी काम नहीं करना है, बल्कि आउटसाइडर पार्टीज के साथ में भी आपका कहीं ना कहीं एक्सपोजर होता है। तो हम्म। इस प्रोफाइल के लिए आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी मैटर करती है, क्योंकि आपको लोगों के साथ में बात करना है, डील करना है।
तो वो उसका कितना रोल है, आपको क्या लगता है? यस सर, काफी है, बिकॉज नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, वी आर ऑलवेज एट द पेइंग एंड, तो हम कम देना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में यस, कन्विंसिंग पीपल एंड टेलिंग स्टेटिंग देम एग्जैक्ट फैक्ट्स कि हमने पता किया है, यहाँ से यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इतनी ही है, सो यू कैन नॉट चार्ज मोर देन दैट। सो वी हैव टू टेल देम थिंग्स इन सच अ वे जहाँ पे फैक्ट्स, लॉजिक्स प्लस कन्विंसिंग वाला पार्ट तीनों इन्वॉल्व होता है। तो नॉलेज भी यूज आ रही है, प्लस जो कम्युनिकेशन की सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी यूज आ रही है ऑन डे टू डे बेसिस, बिकॉज हम हर वेराइटी के वेंडर से डील करते हैं। कंस्ट्रक्शन वेंडर हो गया, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिस के वेंडर्स होते हैं, तो वो लोग बिल्कुल अनएजुकेटेड होते हैं, हाफ ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, एंड देन देर आर पार्टीज जो कि बिल्कुल फैंसी कम्युनिकेशंस ग्रुप की हैं, जो कि मीडिया बाइंग डील कर रही हैं, या फिर पब्लिक रिलेशंस में डील कर रही हैं, न्यूज़पेपर से डायरेक्टली डीलिंग है, तो दे टॉक इन फैंसी इंग्लिश। इवन आई हैव डेल्ट विद पीपल, फाइनेंशियल टाइम्स के साथ अभी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किया था, तो दिस पर्सन ही वाज नेम्ड पीटर, सो वी डेल्ट इन पाउंड्स, तो तब अलग था। अभी राइट नाउ वी आर डीलिंग विद अ कंपनी फ्रॉम हांगकांग, तो काफी सारा एक्सपोजर है इसमें। इस पूरी प्रोफाइल में पालिका बाजार और सरोजनी की स्किल्स काम आती है क्लीनर? ये तो ये है बिल्कुल, जो सरोजनी में बार्गेनिंग कर सकता है वो यहाँ पे भी बार्गेनिंग कर सकता है। तो इसमें गर्ल्स सबसे ज्यादा फिट बैठती है, इसलिए हाँ। कंपनी को ये जिम्मेदारी दी है कि यहाँ पर भी थोड़ी बार्गेनिंग करके कंपनी को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कम से कम दिलाओ। तो सेजल, हमने अभी तक आपकी शुरुआत से लेकर के ड्यूरिंग सीएमए क्या जर्नी रही, देन बाद में क्या आपकी प्रोफाइल है, इन सब के बारे में हमने बात कर ली है। अभी बात करते हैं कि अभी लाइफ कैसी रहती है, मतलब क्या वर्किंग आवर्स है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पता है जब शुरुआत होती है तो वर्किंग आवर्स काफी एक्सटेंडेड होते हैं। मैंने खुद ने जॉब करी, मैं खुद ही वेदांता में था, तो मुझे तो पर्सनली पता है वेदांता का। तो क्या बाकी लोगों को बताना चाहोगे कि क्या वर्किंग आवर्स होते हैं, किस तरीके से हॉलीडेज मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि स्टूडेंट्स आज के टाइम पर अगर मैं देखूं जो क्लासेस में आते हैं, आज के टाइम पर ऐसी फैसिलिटीज हो चुकी है कि जो ऑफलाइन आ रहा है ऑनलाइन आ रहा है उनको रिकॉर्डेड बैकअप भी मिल जाता है। तो वो सैटरडे संडे से भी आगे निकल चुके हैं, उनको 7 डेज ऑफ चाहिए, बाकी काम ऑनलाइन हो जाएगा, रिकॉर्डेड हो जाएगा। तो क्या लगता है, क्या रियलिटी है आज के टाइम पर कंपनी? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, 9 to 6 का मेरा टाइमिंग है, नॉट एग्जैक्टली 9, 9:30 to 6 का टाइमिंग है मेरा। उसमें 1 आवर का लंच ब्रेक रहता है, एंड हाफ आवर का मतलब ब्रेकफास्ट का टाइमिंग, हाफ आवर का स्नैक्स का टाइमिंग। तो ऐसे मतलब फूड वाइज तो काफी कंफर्टेबल है, कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, टाइमिंग्स की बात करें, आई फील अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्रेक्स मिल जाते हैं मुझे, इफ आई एम गेटिंग हाफ एन आवर इन मॉर्निंग, हाफ एन आवर इन सेकेंड हाफ, एंड 1 आवर फॉर लंच। सो मेरे 9:30 to 6 में 2 घंटे तो ऐसे ही निकल गए ना, तो आई फील कि इतना बर्डन नहीं है। सेकेंड थिंग इज कि मेरे मैनेजर, इट डिपेंड्स ऑन मैनेजर टू मैनेजर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने के बाद मुझे ये डेफिनेटली फील हुआ कि आप कौन से ऑफिस में बैठ रहे हो, आप कौन सी लोकेशन पे बैठ रहे हो, आपका मैनेजर कैसा है, दैट प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन योर टाइमिंग, इन योर कंफर्ट। मेरे ऑफिस में काफी कंफर्ट है, हो सकता है कि एक और ब्रांच है स्कोप कॉम्प्लेक्स में, उसमें इतना कंफर्ट ना हो, एंड अगर हम प्लांट लोकेशंस की बात करें तो और ना हो। दैट आई डेफिनेटली एग्री, सेम कंपनी में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोकेशंस की ये वर्सिटैलिटी है। बट मैं काफी कंफर्ट में काम कर रही हूँ, प्लस मैं सिर्फ तभी एक्स्ट्रा काम करती हूँ बियॉन्ड माय ऑफिस आवर्स, मैं सिर्फ तभी करती हूँ व्हेन आई एम फीलिंग लाइक दैट कि हाँ, ये मेरा काम पेंडिंग है, दिस इज रियली नेसेसरी एंड आई शुड डू इट। आई नेवर फेल्ट कि समवन एल्स इज प्रेशराइजिंग मी टू डू इट। तो मेरे लिए वो काफी कंफर्टेबल है। एंड मतलब टाइमिंग वाइज आई नेवर फेल्ट कि मेरी लाइफस्टाइल हिंडर हो रही है। प्लस मेरा बैंक सिस्टम है, मेरा फर्स्ट और थर्ड सैटरडे वर्किंग है सिर्फ, एंड बाकी सैटरडेज मेरे ऑफ रहते हैं, तो आई गेट अ वेरी गुड वीकेंड, जहाँ पे मैं अच्छे से वीकेंड भी स्पेंड कर लेती हूँ। इफ आई हैव टू गो आउट विद फ्रेंड्स, इफ आई हैव टू कम टू जयपुर, तो जयपुर भी आने के लिए मेरे पास अप्रोप्रिएट टाइम रहता है।
तो टाइमिंग वाइज तो आई एम कंफर्टेबल, एंड मेरी पर्सनल लाइफ में आई डोंट फील कि माय ऑफिस इज हिंडरिंग एट ऑल। अभी आपको टोटल वेदांता में कितना टाइम हो गया प्लेस हुए? सो सर आई ज्वाइंड ऑन 5 दिसंबर, तो दिसंबर से अभी तक अप्रोक्स 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके। लास्ट टू लास्ट हाईएस्ट कितने टाइम तक काम किया है कंपनी? सबसे ज्यादा काम कब किया है? ओके, यस, आई रिमेम्बर कि माय कंपनी वाज प्लानिंग अ ट्रिप टू गोवा, एंड उस गोवा ट्रिप के लिए आई वाज अच्छा, कंपनी द जैसे गोवा भी ले जाती है? फर्स्ट थिंग तो ये क्लियर हाँ। करो। एंड मुझे ज्वाइन किए उस टाइम ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 3-4 महीने हुए थे, वी वेंट टू गोवा, तो दैट वाज अमेजिंग। तो उस गोवा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली मेरे ऊपर थी कि एक एक वेंडर, मतलब फ्रॉम द केटरिंग टू द होटल टू द डीजे, एवरीथिंग वाज टू बी फाइनलाइज्ड बाय मी। सो आई अंडरस्टैंड कि उस वो इवेंट वाली डीलिंग जब मैं कर रही हूँ तो डेफिनेटली माई आर शुड बी फ्लेक्सिबल। व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ होटल, तो वो कॉल मेरे पास 9 बजे भी आ सकते हैं, तो आई वॉज फ्लेक्सिबल इनफ फॉर इट। बट आई फील कि वो 9 बजे वाला कॉल भी मेरे लिए बहुत फन था, बिकॉज आई वॉज फीलिंग कि हाँ ठीक है, ये फाइनल हो रहा है, तो मुझे वर्क नहीं फील हुआ। तो हाँ, 9-10 बजे भी मैंने कॉल्स अटेंड किए हैं। बाकी ऐसा सच इतना प्रेशर नहीं है। आई ये मेरा खुद का इंडिविजुअल अप्रोच भी है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मेरा 9 to 6 में ही जितना जो भी वर्क है, आज का जो टास्क है इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट कर लूँ। मुझे खुद के वेदांता के दिनों की याद आती है। तो 4 AM तक मुझे याद है कि हमने काम किए हुए हैं, और 8 AM वी नीड टू गो अगेन ऑफिस। तो प्लांट लोकेशन पर ऐसी वर्किंग टाइमिंग भी होती है। और स्पेशली फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर आपको मिलता है और क्लोजिंग का टाइम है, तो मे बी इन कॉर्पोरेट ऑफिस भी ऐसा होता होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको प्रोफाइल अलग मिली हुई है, बट तो जितने भी लोग देख रहे हैं फाइनेंस में अगर जाना है, 4 AM से डरे ना, जरूरी नहीं है वो हर किसी के साथ हो। लेकिन 10 PM 11 PM मंथ एंड पर एक दो दिन में होना नॉर्मल बात है। और जो कंपनीज है उनकी कुछ डेडलाइंस होती है इस वजह से। अदरवाइज कंपनी टू कंपनी कुछ ऐसे लोग भी है जो मुझे कॉल करते हैं कि साइड काम बता दो, ऑफिस में इतना काम ही नहीं है तो और कुछ कर ले, तो ऐसे भी लेवल तक की होती है डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी। बट इनिशियल 3 इयर्स आपको आपकी नॉलेज डेवलप करने पर इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इस 3 इयर्स में अच्छी नॉलेज ले लेते हैं तो आपका पैकेज अप्रोक्सीमेटली डबल होने वाला है आफ्टर 3 इयर्स। तो वो काफी मैटर करता है। और जैसा मैंने अभी सेजल का सुना, तो जो डीलिंग करने में उनको अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, मतलब अगर अपनी मन पसंद का काम मिल जाए तो आई थिंक आप कितना भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यू आर एंजॉइंग इट जस्ट लाइक मी, कि मैं खुद वेदांता में था, वो हम छोड़ के एंड ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट्स 11 PM आई थिंक, और अभी भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। एंड वी जनरली वर्क 1 PM 1 AM 2 AM, ये हमारा नॉर्मल वर्किंग टाइम है। ये मेरा कि हम इतनी बजे तक काम करते हैं और मजा आता है स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं करने में। और इसी वजह से आज हम जब मुझे याद है कि जब स्टार्ट करा था तो जीरो से आज हम अप्रोक्सीमेटली 70,000 की फैमिली जो है बन गए अप्रोक्सीमेटली। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उसके अंदर मैटर करती है। तो सेजल, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर अप्रोक्सीमेटली दिए, सुना सारी चीजों को और बहुत अच्छे से आंसर दिया। एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद में थैंक यू वेरी मच। एंड होपफुली लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंस्पिरेशन मिलेगी, और काफी सारे लोग कल को कहेंगे, काफी सारी लड़कियां कहेगी कि मुझे सेजल जैसा बनना है, मुझे सेजल जैसा पैकेज चाहिए। और कहीं ना कहीं ये प्राउड मोमेंट होता है। और जो आज की जनरेशन है उनको मैं कहना चाहूंगा कि जब आप स्टडी कर रहे हैं एटलीस्ट, तब आपको आपका 100% से भी ज्यादा देना होगा। क्योंकि ये जितने भी पैकेजेस, जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, जैसे सेजल यहाँ बैठी है, तो काफी सारी स्लीपलेस लाइट नाइट्स होगी। अब मैं थोड़ा सा एंड करूँ उससे पहले, ऑफिस में 9-10 PM जब पढ़ते थे तब लास्ट टू लास्ट कितने बजे तक पढ़े? सो दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक दिन में पढ़ने वाले, एक रात में। मैं ऑल नाइटर थी, तो आई रिमेम्बर कि अप्रोक्स रात में 11-12 बजे खा पी के बैठ जाती थी, और अगले दिन दोपहर के 1-2-3 बजे तक भी मैंने पढ़ाई की हुई है। हाँ, बीच में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ब्रेक, थोड़ा सा 15 मिनट वॉक करा है, ये ब्रेक्स लिए हैं मैंने, बट बहुत ज्यादा नहीं। आई रिमेम्बर कि उतनी भी सिटिंग दी हुई है मैंने।
तो कहीं ना कहीं आज का जो ये कंफर्ट या अर्निंग है वो इतना आसान भी नहीं है, और सीएमए कोर्स अपने आप में आसान नहीं है। रिजल्ट परसेंटेज अगेन काफी कम हो गए, 10%, 5-8% तक भी जा रहे हैं। तो इस पैकेज तक और इस लेवल तक आने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो है आपके दिन और रात देने पड़ते हैं, तभी जाकर के आप इस लेवल तक पहुंचते हैं। होपफुली जो आज के स्टूडेंट है वो इस चीज को समझेंगे, बिकॉज मैं आज के टाइम पर जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, जैसे जो सेजल का इन लोगों का टाइम था, उस टाइम की सीरियसनेस स्टूडेंट्स की और आज की सीरियसनेस में काफी फर्क है। आज इतनी जितनी ज्यादा फैसिलिटीज बढ़ रही है, उतने ज्यादा स्टूडेंट जो है केयरलेस हो रहे हैं चीजों को लेकर के। तो वो देखना चाहिए उनको, क्योंकि जो पैकेज लेवल आप देख रहे हैं वो पैकेज इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। हो सकता है सामने से देखने में आपको फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग लगे, लेकिन इन लोगों ने काफी मेहनत करी है उसके लिए, तो वो जरूर से करिए। 2-3 साल की मेहनत है, उसके बाद में आप भी संयम, सेजल, इनकी तरह इतने इतने पैकेजेस तक पहुंच सकते हैं। ये आपके लिए काफी। और श्रेया का नाम भूल गया मैं, उनका भी 22 लाख का पैकेज था। तो इसी के साथ साथ आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट सेजल, एंड होपफुली कि अभी थोड़े दिनों में आप बोलो कि मेरा पैकेज बढ़ गया है, और बढ़ता रहे आपका पैकेज। एंड 1 ईयर कंप्लीट होने पे आई थिंक आपका कुछ ना कुछ हाइक इंक्रीमेंट तो होगा ही। तो लेट्स से कि वो कितना होता है, जरूर से मुझे बताना। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे के ऐसे ही किसी वीडियो में। आप लोग अगर एंड तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।